Hello dear students, our today's topic is incomes which do not part of total income। वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं है, इसमें आप कह सकते हो एग्जम्प्टेड इनकम्स। वैसे तो ये चैप्टर मोर देन हाफ तो ऑलरेडी कवर्ड है। अब तक इतने टाइम में ये चैप्टर पढ़ते रहे हैं, एग्जम्पशंस देखते रहे हैं, वही एग्जम्पशंस को इकट्ठा करके इस चैप्टर में डाल दिया है। इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स नहीं? एग्जम्प्टेड मींस इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे एक तो होता है डिडक्शन। डिडक्शन तो क्या होता है? 5 हेड जोड़े आपने, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ये 5 हेड को क्लब किया तो ये क्या आ गई? ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन तो इस इनकम को माफ कर देती हैं तो टैक्सेबल इनकम आती है, तो वो और चीज है। एग्जम्पशन का मतलब यही ना जोड़ो। जैसे सैलरी में गलंट्री बॉडी की पेंशन माफ है, वो इनकम में जुड़ता ही नहीं। एक आदमी के 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हो मैक्सिमम, एग्जम्प्ट है, वो इनकम में ऐड ही नहीं होंगे। 3 हुए तो एक्स्ट्रा एक टैक्सेबल होगा। ऐसे ही एक बच्चे की 1500 इनकम एग्जम्प्ट है सेक्शन 1032 में, अदर सोर्सेज में, वो इनकम में नहीं जुड़ेगा। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम वो पढ़ा था ना, रिवर्स मॉर्टगेज सेक्शन 47, ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कि एक बुजुर्ग आदमी अपनी प्रॉपर्टी रख के लोन ले ले, कल को लोन ना पे कर पाए तो बैंक क्या है, उस प्रॉपर्टी से अपना लोन कवर कर लेगा। एक तरह से ये भी तो डीम टू बी ट्रांसफर है, असेट की ट्रांसफर है, कैपिटल गेन आना चाहिए, पर सेक्शन 47 में एग्जम्प्ट है। तो कहने का मतलब वो इनकम में ही नहीं जुड़ेगा। छोड़ो, 1037 कैपिटल गेन में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्वायर्ड हो गई, कंपनसेशन मिला, तो वो भी एग्जम्प्ट है 1037 में। डिविडेंड आया कंपनी से, वो एग्जम्प्ट है। पार्टनरशिप से इनकम आई क्योंकि उस इनकम पे पार्टनरशिप टैक्स दे चुकी है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A में पार्टनरशिप की इनकम इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर एग्जम्प्ट है। एओपी से इनकम आए तो एग्जम्प्ट। एचयूएफ से इनकम आए मेंबर को, क्योंकि एचयूएफ टैक्स दे चुका है, वो इनकम मेंबर की इनकम में ऐड नहीं होगी। सैलरी में बड़ी एग्जम्पशन पढ़ते हो आप। सैलरी में लीव सैलरी गवर्नमेंट आदमी को मिलती है तो क्या होती है? रिटायरमेंट पे माफ, बिफोर रिटायरमेंट टैक्सेबल टू ऑल। नॉन गवर्नमेंट को लिस्ट ऑफ और एग्जम्प्टेड वो पढ़ते थे। ग्रेचुटी पढ़ते थे, ग्रेचुटी भी गवर्नमेंट आदमी को रिटायरमेंट पे या डेथ पे मिल रही एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट के लिए 2 रूल थे। इस तरह से इसमें इनकम टैक्स में सैलरी के चैप्टर में वो इंडिया के बाहर जॉब करता है तो बहुत से अलाउंस, बहुत से परक्विजिट क्या थे? एग्जम्प्ट थे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलने वाले समटरी अलाउंस क्या थे? एग्जम्प्ट थे। तो हर चैप्टर, हर हेड के अंदर आपने बहुत सी इनकम जो है एग्जम्प्ट पढ़ी है। ये लिस्ट पूरी कवर नहीं हो सकती, बहुत वास्ट है। हर चैप्टर में आपने एग्जम्पशन पढ़ी है, तो वो एग्जम्पशन तो हेड वाइज इनकम में ऐड ही नहीं होती। यूटीआई की इनकम एग्जाम तो वो हेडवाइज इनकम में ऐड ही नहीं होती। तो जीटीआई के अंदर डिडक्शन मिलना और बात है, इनकम टैक्सेबल है, बाद में उसमें से डिडक्शन मिलती है, पर एग्जम्पशन मींस इनकम में ही ऐड नहीं करेंगे। तो ओके, तो इनकम टैक्स में बहुत सी एग्जम्पशन है, उनको क्लब करके सेक्शन 10 में डाला है। सेक्शन 10 है, आप देख लो, सैलरी में सारे सेक्शन 10 है। लीव सैलरी देख लो, ग्रेचुटी देख लो, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वीआरएस 1010C, रिट्रेंचमेंट 1010B अपा पढ़ते थे, 1010A वो जो सीवीपी वगैरह लिया करते थे, सब सेक्शन 10 में है। क्या एग्जम्प्ट होगा? ये एग्जम्पशन सारी सेक्शन 10 में है। ठीक, तो एग्रीकल्चर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्जम्प्ट है। 1032 बच्चे की इनकम 1500 रुपये माफ है। 1034, 1035 डिविडेंड की इनकम, यूटीआई की इनकम वो एग्जम्प्ट है। तो सेक्शन 10 जो है एग्जम्पशन का है, जो सारे इनकम टैक्स सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 वो जो एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर करके कंपनसेशन दिया वो माफ होता है। तो सेक्शन 10 बेसिकली बना ही एग्जम्प्टेड इनकम के लिए है। तो ये सारी 10 to A पार्टनरशिप की फर्म की इनकम माफ है, ठीक है, और
10 टू HUF की इनकम माफ है। तो ये 80C से U तक की डिडक्शन और चीज है, ये पांचों हेड के टोटल में से लेस होती है, और एग्जम्पशन मींस ऊपर हेड में ऐड ही नहीं करते, हेड वाइज एग्जम्प्ट हो जाती हैं। क्लियर? तो वो इनकम टैक्स में कौन सी एग्जम्पशन है वो बात कर रहा है। तो डिडक्शन और एग्जम्पशन में क्या डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर हो गया है। तो कौन सी डिडक्शन? फर्स्ट एग्रीकल्चरल, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, इंडिया गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा सकती। फिर सैलरी में तो बहुत बड़ी लिस्ट है। अ पर्सन रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, उसको इंडिया के बाहर मिलने वाले अलाउंस और परक्विजिट एग्जम्प्ट है। स्कॉलरशिप मिलती है एम्प्लॉय के बच्चों को, माफ है। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है ट्रीटमेंट का और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, वो भी माफ है। तो वो बहुत कुछ है सैलरी के चैप्टर में, वो सारी एग्जम्पशन अपा पढ़ते हैं। ठीक, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स पे कर दिया, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, वो भी क्या था? एग्जम्प्ट है। HRA सेक्शन 1013A में पढ़ते थे HRA में, तो क्या कहता था HRA के अंदर कि वो कंडीशन थी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल HRA 50 या 40% सैलरी, लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्टेड, कॉमन रूल फॉर ऑल। तो वो एग्जम्प्ट HRA का भी बताता था। ठीक है, UPSC के मेंबर है ना जो ये सिविल सर्विस एग्जाम लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी ऑनरेबल पोस्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह, इनके भी अलाउंसेस माफ हैं। हाउस प्रॉपर्टी में इंडिविजुअल HUF को 2 घर माफ हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो टैक्स लगेगा, 2 घर माफ हैं। पॉलिटिकल पार्टी को या म्युनिसिपैलिटी को रेंट आए, आप हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, म्युनिसिपैलिटी ने जगह जगह दुकानें किराए पे दे रखी हैं, वो रेंट पूरी तरह से एग्जाम। पॉलिटिकल पार्टी ने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे दी तो वो रेंट भी पूरी तरह से एग्जाम। कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन के अंदर कह रहा है कि जो चीजें कैपिटल असेट ही नहीं है, कैपिटल असेट नहीं है मतलब पर्सनल इफेक्ट की चीजों बेचोगे तो वो सेक्शन 2 क्लोज 14 में कवर नहीं है। पर्सनल इफेक्ट की चीजें वो कह रहा है कि ये एक्सक्लूडिंग है, ये कैपिटल असेट नहीं है। मूवेबल चीजें, पर्सनल कार, पर्सनल बाइक, पर्सनल बर्तन, कपड़े या फर्नीचर बेचा, फ्रिज, तो वो पूरी तरह से माफ होगा। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड बेचेंगे तो माफ होगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड गांव में है तो वो बेचेंगे, माफ होगा। तो वो सेक्शन 2 क्लोज 14 में जो कवर नहीं वो कैपिटल गेन छोड़ देता है। 10 सबसेक्शन 37 एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट को दी, वो भी माफ है। और कैपिटल गेन में 112A, अगर आपने STT पेड करके लॉन्ग टर्म शेयर बेचे हैं तो 1 लाख तक का कैपिटल गेन क्या है? एग्जम्प्ट है। रिवर्स मॉर्टगेज बताया सेक्शन 47 में, 47 तो अपने आप में बहुत बड़ी लिस्ट देता। कंपनी लिक्विडेट होने पे एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करे तो कंपनी के हाथों में टैक्सेबल नहीं, मेंबर के लिए 46A में टैक्सेबल है जिसको पैसा मिलता है। HUF के पार्टीशन पे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो इन द हैंड्स ऑफ HUF नो कैपिटल गेन विल अराइज। अमलगामेशन हो गया, 2 कंपनी का असेट्स ट्रांसफर हो रही हैं, कंडीशन इज दैट अमलगामेटेड कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, तो कैपिटल गेन विल नॉट बी अराइज। एब्जॉर्ब हो गया, बड़ी कंपनी छोटी को ले ली है तो उसमें भी नहीं। पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म इज कन्वर्टेड टू कंपनी, वो पढ़ा था, वो भी सारी असेट्स लायबिलिटी जाए, बदले में PC शेयर्स में आए और वो शेयर 5 ईयर रखे। प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है तो वो शेयर को कैपिटल की रेशियो में बांटे, वो कंडीशन पूरी हो तो कैपिटल गेन माफ है। तो कैपिटल गेन में बहुत सी एग्जम्पशन है। फिर उसमें 54 टू 54F तक की एग्जम्पशन है। घर बेच के घर ले लो, एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ले लो, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर हुई तो नई लैंड एंड बिल्डिंग ले लो। ठीक है, घर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई सा भी हो। 54F कहता है कि घर खरीद लो बच जाएगा। 54EC है नेशनल हाईवे अथॉरिटी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में लगा दो, 50 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ हो सकता है 6 मंथ्स में लगाने पे। तो बहुत सी एग्जम्पशन हैं जिन पे इनकम टैक्स आपको माफ करता है। अदर सोर्सेज में गलंट्री अवॉर्डी जो है उसकी विडो शहीद हो गया है, विडो को मिलता है। 1018 में परमवीर वीर महावीर चक्र मिला है, उस बंदा शहीद होने पे उसकी विडो को मिलने वाली फैमिली पेंशन माफ। शहीद नहीं हुआ है, जिंदा रहते अलाइव रहते उसे परमवीर वीर महावीर चक्र मिला है, तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलेगी, जो हर महीने पेंशन, वो सैलरी का चैप्टर माफ करता है। और जो सिविलियन जो है, जो पुलिसमैन है
ये एनकाउंटर में शहीद हो गए, इनके परिवार को पेंशन मिलेगी, वो भी एग्जाम्प्ट है 1019 में। 1034, 1035 डिविडेंड और म्यूचुअल फंड की इनकम, क्योंकि ऑलरेडी डिविडेंड टैक्स कंपनी पे कर चुकी है, इनके लिए माफ है अगर ये मिलता है। और क्लबिंग में 1500 रुपए सेक्शन 1032 में पर चाइल्ड माफ है, जितने बच्चे हैं 1500 रुपए पर चाइल्ड। डिडक्शन अलग चीज है, वो भी मिलती है पांचों हेड में, पर एग्जम्पशन तो इनकम में ऐड ही ना करो। चलो फिर कहता है कुछ और एग्जम्प्टेड इनकम जो इनकम टैक्स में है। फर्स्ट, एचयूएफ की इनकम बता चुका हूं, इन द हैंड्स ऑफ मेंबर टोटली एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(2). फर्म की इनकम 10(2)A में माफ है। एओपी की इनकम भी एग्जम्प्ट है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, फॉरेनर को फेमा एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, जो फेमा एक्ट की जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया में क्या है नॉन रेजिडेंट, वो लेकिन इंडिया में किसी बैंक में एनआरई अकाउंट खुलवा लेता है, कौन सा अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, तो उसकी इनकम पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। ये हमने अदर सोर्सेज में भी पढ़ा था। ठीक, तो कह रहा है कि कोई फॉरेनर नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इंडिया का नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन है, वो फेमा एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग फॉरेनर, वो आदमी नॉन रेजिडेंट इंडिया के किसी बैंक में एनआरई अकाउंट खुलवा लेता है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, तो उससे आने वाली इनकम टोटली एग्जम्प्ट है। ये नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट इंडिविजुअल नेम से या ज्वाइंट नेम से भी खुलवाया जा सकता है। नेक्स्ट, एग्जम्पशन फॉर इंडिविजुअल नॉट बीइंग इंडियन सिटीजन, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 फॉरेनर की इनकम माफ करने के रूल बता रहा है जो इंडिया में सिटीजन नहीं है। फर्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स बताया ना, एम्बेसी के लोग, हमारे यहाँ चाणक्यपुरी दिल्ली में बहुत यूके का, यूएस का, न्यूजीलैंड का, कनाडा का एम्बेसी है, वहाँ पे वो बैठता है ना, हाई कमिश्नर, एम्बेसडर कह लो, हाई कमिश्नर कह लो, काउंसलर कह लो, तो वीज़ा बनाते हैं जिनको यूएस जाना है, न्यूजीलैंड जाना है उनके, तो वो जो 100-100, 200 आदमी वहाँ बैठे हैं, वो हमारे देश के गेस्ट है समझो, उनको इंडिया में जो इनकम कमा रहे हैं, चाहे वो यूएस से आ रही है चाहे न्यूजीलैंड से, पर बैठे तो इंडिया में काम कर रहे हैं ना, पर उस पर कोई टैक्स नहीं। और यही रूल तब लगेगा जब इंडिया का एम्बेसी यूएस में, न्यूजीलैंड में जो है उसमें इंडियन लोग नौकरियां कर रहे हैं, तो उधर की देश में टैक्स नहीं लगता, उन पे उस कंट्री में टैक्स नहीं लगता। इंडिया में बेसिक सैलरी पे लग जाएगा, अलाउंस पर कुछ माफ है, पर वो कंट्री वाले नहीं लगाते। ऐसी यूएस, यूके के, न्यूजीलैंड, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी में इंडिया में बैठे लोगों पे इंडिया सरकार टैक्स नहीं लगाती। बस कंडीशन इज दैट दे मस्ट नॉट कैरी अदर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, यानी बस वो एम्बेसी में बैठे हैं फॉरेन के, सैलरी ले रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, उन पे कोई टैक्स इंडिया सरकार नहीं लगाएगी। पर पता लगे वो इंडिया में कोई बिजनेस करके बैठ गए, फिर थोड़ी बख्शेंगे, फिर तो उस बिजनेस पे टैक्स लगेगा। तो हाई कमीशन कह दो, लिगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट, फॉरेन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, तो उन ऑफिशियल को मिलने वाला रेम्यूनरेशन माफ है। ठीक, सिमिलर रेम्यूनरेशन ऑफ इंडियन ऑफिशियल शुड बी एग्जम्प्ट इन दैट कंट्री, अपने वालों को वहां मिलेगा, माफ होगा। ठीक, पर वो और कोई बिजनेस प्रोफेशन में लगे हुए ना हो। क्लियर। नेक्स्ट, मॉस्किटो रिफिल ले आओ, ऑल आउट। तो देखो क्या कह रहा है उसके बाद, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया फॉर सर्टेन पीरियड। ये कह रहा है कि कोई रेम्यूनरेशन मिला, फॉरेन एंटरप्राइज के लोग हैं, इंडिया में कुछ पीरियड के लिए आए हैं, तो इंडिया में अगर वो कुछ पीरियड के लिए आए हैं, 90 डेज से ज़्यादा ना रहें, बस थोड़े दिन आए, इंडिया में करके चले जाएं, और वो फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ना हो, उस कमरे से ले आओ। तो इंडिया में उस फॉरेन एंटरप्राइज का कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ना हो, ट्रेड बिजनेस ना हो, और ये इंडिविजुअल आया जो फॉरेन के किसी कंपनी का, एंटरप्राइज का, वो 90 डेज से ज़्यादा इंडिया में ना रहे। ठीक है, और कहता है रेम्यूनरेशन जो उस फॉरेनर को दिया, इंडियन एम्प्लॉयर का खर्चा भी ना हो। जैसे मान लो
इंडिया में 20 दिन के लिए किसी कंपनी में, फॉरेन की कंपनी का एक एम्प्लॉई आया, बंदा आया, उसे इंडिया सरकार ने, इंडिया कंपनी ने उसे महीना रखा, 1.5 महीना रखा, 20 दिन रखा, 2 महीने रखा, 90 डेज से ज़्यादा ना रखा। इंडिया वालों ने जो उसको सैलरी दी इतने दिन काम करने की, वो इंडिया वाली कंपनी के P&L में अलाउड नहीं होगी। इंडिया के P&L में वो अलाउड नहीं, और फॉरेनर वो इंडिया में 90 डेज से ज़्यादा ना रहे, और जिस कंपनी का वो आदमी आया है वो कंपनी का इंडिया में कोई परमानेंट बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ना हो। तो ये थोड़े दिन के लिए हमारे आदमी वहाँ आते हैं, वहाँ वाले इधर आते हैं, चलता रहता है। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं एक दूसरे कंट्री में वर्किंग के लिए जाते हैं, तो फॉरेनर 90 डेज से कम डेज के लिए इंडिया में आया, किसी कंपनी में वर्किंग करता है, इंडिया की कंपनी रेम्यूनरेशन देती है। वैसे वो तो रेम्यूनरेशन अर्न इन इंडिया है, पर जाने दो, टैक्स ना लगाओ, पर कंडीशन इज दैट उसको मान लो 1.5 महीना काम किया उसने, 1.5 मंथ, उसको अपने 3 लाख रुपए दिया इंडिया की कंपनी ने, तो ये 3 लाख इंडियन कंपनी P&L में डेबिट नहीं कर सकती, उसकी इनकम में नहीं जुड़ेगा। उस फॉरेन की कंपनी जहां से वो आया, वो एंटरप्राइज इंडिया में कोई कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन ना रखता हो, तो उस आदमी ने इंडिया में जो कमाया थोड़े बहुत टाइम में, उस पर कोई टैक्स नहीं। 90 डेज से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, उससे ज़्यादा रुक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो इनकम अर्न इन इंडिया टैक्सेबल हो जाएगी। कोई फॉरेन के शिप का क्रू मेंबर है, थोड़ा दिन इंडिया में रुकता है, वो इंडिया में शिप आया, यहीं रुका हुआ है, पर वो 90 डेज से ज़्यादा शिप का क्रू मेंबर इंडिया में ना रुके। कोई शिप आया, 10 दिन शिप खड़ा रहता है, माल खाली होता है, फिर बढ़ता है, तो वो टोटल 90 डेज ड्यूरिंग द ईयर, इससे ज़्यादा इंडिया में ना रुके। फॉरेन के शिप का क्रू मेंबर चाहे इंडिया में रह रहा है 2 महीने, 1.5 महीना, उस दौरान जो सैलरी मिल रही है उसे, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं, सैलरी कहीं से भी मिले, वरना तो आप कह देते हैं जब वो इंडिया में है तो वो सैलरी अर्न इन इंडिया है, जाने दो। 90 डेज से ज़्यादा वो क्रू मेंबर ऑफ शिप इंडिया में ना रुके, स्टे ना करे, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए वो आदमी, क्योंकि रेजिडेंट हो गया फिर तो फॉरेन की इनकम पे भी इंडिया में टैक्स है, ओके, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई लोग ट्रेनिंग करने इंडिया में आते हैं, जैसे इंडियन लोग भी तो ट्रेनिंग करने जाते हैं फॉरेन में, फॉरेनर इंडिया में ट्रेनिंग करने आते हैं, अगर वो ट्रेनिंग करते हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट ओन्ड किसी कॉरपोरेशन में, तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, ठीक है। उनको ट्रेनिंग करने पे कुछ थोड़ा बहुत रेम्यूनरेशन मिलता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं। भी लोग आते हैं फॉरेन से इंडिया की किसी कंपनी में, इंडिया गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में, या किसी ऐसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है पूरी तरह से, उनको ट्रेनिंग पीरियड में अगर कोई रेम्यूनरेशन मिलता है उस फॉरेनर को इंडिया में ट्रेनिंग करने पे, वो अर्न इन इंडिया हो तो भी कोई टैक्स नहीं है। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 है ही फॉरेनर के लिए। शिप आ गया फॉरेन का, थोड़े दिन इंडिया में वो क्रू मेंबर रुक रहे हैं, कैप्टन वगैरह, कोई टैक्स नहीं, 90 डेज से ज़्यादा ना रुकें। कोई फॉरेन का एम्प्लॉय थोड़े टाइम के लिए इंडिया में वर्किंग के लिए आ गया, जैसे मान लो अब सारी मशीनरी तो इंपोर्टेड है, आपको पता है इंडिया में जैपनीज मशीन है, वो मेट्रो वाले यूज़ कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, तो मशीनें हार पे हैं। अब मान लो मशीनों में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो टेक्नीशियन फॉरेन से ही आते हैं इंडिया में, थोड़ी देर रुकते हैं, वो ठीक ठाक करके चले जाते हैं, तो उस पीरियड में उनकी इनकम तो ड्यू हो ही रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। इंडिया वाले अगर उनको सैलरी दे रहे हैं तो इंडिया की कंपनी वाले उसको P&L में अलाउड नहीं करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे, और वो फॉरेनर 90 डेज से ज़्यादा ना रुकें। जिस कंपनी के बंदे हैं वो उस कंपनी का इंडिया में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ना हो, तो वो जो सैलरी थोड़े बहुत टाइम की ले रहे हैं एग्जाम। फॉरेनर ट्रेनिंग करने इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में, इंडिया कंपनी में, या गवर्नमेंट से फाइनेंस किसी कंपनी या डिपार्टमेंट में या इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो भी जो थोड़ा बहुत रेम्यूनरेशन ट्रेनिंग का ले रहे हैं माफ है, ठीक। रॉयल्टी इनकम और फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विस रिसीव फ्रॉम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो ये हिंदुस्तान का नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन रेजिडेंट लोगों को या फॉरेन कंपनीज को रॉयल्टी देता है किसी चीज़ की, उस पर कोई टैक्स नहीं, चाहे आउटसाइड इंडिया देता है। यह है ना नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी फॉरेनर से कोई सर्विस ले रहा है या कंपनी फॉरेन से सर्विस ले रहा है, उनको जो रेम्यूनरेशन देता है उस पर कोई टैक्स नहीं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को जो रेम्यूनरेशन मिलता है माफ। नेक्स्ट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड का इंटरेस्ट माफ है, सेक्शन 10
सब सेक्शन 15 पूरी लिस्ट है, आपको याद होगा एग्जाम की। अदर सोर्सेज में पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आए तो 3500 पर पर्सन, ज्वाइंट है तो 7000 माफ है, कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट की इनकम माफ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की इनकम माफ है, नेशनल लीफ बॉन्ड की इनकम भी माफ है, भोपाल विक्टिम्स को इंटरेस्ट आ रहा है उनके लिए एफडीज कर दी गई थी वो भी माफ है। ठीक है, वो सारा कुछ अपन पढ़ते हैं इसमें। ओके, तो कहता है नॉन रेजिडेंट्स को या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से इंटरेस्ट आए तो माफ। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट समझे, SCZ बने हुए हैं वो ऑफशोर एरिया, समंदर बीच एरिया, अंडमान और ये जो चेन्नई और इस साइड जो बीच एरिया है उनको ऑफशोर एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। वहां जो SCZ बने होते हैं तो उसके अंदर बैंक की ब्रांचेस भी हैं। कोई नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट उन बैंकों में पैसा डाल दे ऑफशोर यूनिट्स के अंदर, इंटरेस्ट आएगा उस नॉन रेजिडेंट को पूरी तरह से माफ। तो ये था सेक्शन 10 सब सेक्शन 6 नॉन रेजिडेंट की इनकम को माफ करता था। अब सेक्शन 10(10)(b), सेक्शन 10(10)(b) ये कहता है कि अगर कोई पेमेंट भोपाल गैस विक्टिम डिजास्टर से आती है, ऐसा है ना, अब इन बातों को 35 ईयर हो गए। भोपाल में गैस लीक हुई थी, मिस्टर एंडरसन उस कंपनी के डायरेक्टर थे जिस कंपनी में गैस लीक हुई, उन पे केस चला, अब तो वो मर ही गए एंडरसन जो हैं। तो कहता है जी वो विक्टिम थे, वो बेचारे स्टरलाइज हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, काफ़ी मर गए, उनके आगे वाली जनरेशन बच्चे भी पैदा हुए वो भी हैंडीकैप, फिजिकल चैलेंज, ऐसे लोगों ने बड़ा सफ़र किया। तो सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ डिपॉजिट जमा करके उससे इनको इंटरेस्ट बनता है वो देते रहते हैं, वो इंटरेस्ट पूरी तरह से माफ़ है। भोपाल गैस विक्टिम से जो लोग विक्टिम लोग थे जो सफ़र किए उस ट्रेजडी में, उन लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है डिपॉजिट अमाउंट पे अलग अलग तरह से, वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। 10(10)(b), सेक्शन 10(10)(b)(c) ये क्या कहता है, अगर कोई नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर है, लॉस होता है, जैसे सुनामी आई थी, कोई फ्लड वगैरह आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक, तो कोई डिजास्टर में कंपनसेशन मिलता है। होता ना लोगों का नुकसान हो जाता है, मरने वालों को इतने पैसे सरकार कहती है, फिजिकल जो इंजरी हुई है उसको इतने पैसे, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया तो पैसे, ये जो पैसा मिलता है सरकार से पूरी तरह से एग्जाम। सुनामी में बड़े लोग मारे गए, अर्थक्वेक आया था गुजरात में 1 लाख के करीब लोग मारे गए थे, तो नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करके सरकार रिलीफ पैकेज लाती है, पैसा देती है, इस तरह के विक्टिम लोगों को पूरी तरह से माफ है। क्लियर? लेकिन ये पैसा किन से मिले, एग्जाम्प्ट होगा if amount has been received from सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और किसको मिले, इंडिविजुअल और उसके लीगल एयर को, कंपनसेशन टू इंडिविजुअल और उसके लीगल एयर को, मर गया है तो उसके लीगल एयर को मिले। तो जो भी पैसा इंडिविजुअल, कंपनियों को नहीं मिलता, ये नुकसान होने का पैसा इंडिविजुअल या उसके परिवार को, और अमाउंट किसी पता लगा किसी ट्रस्ट ने दे दिए, कोई और प्राइवेट ट्रस्ट है, फाउंडेशन, उन्होंने दे दिए पैसे, वो माफ नहीं है, वो टैक्सेबल है, अदर सोर्सेज में ले जो। लेकिन अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से मिले हैं और इंडिविजुअल को मिले हैं, क्यों मिले हैं, क्योंकि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर हुआ है, फ्लड, अर्थक्वेक या फिर कुछ सुनामी टाइप तूफान आया, साइक्लोन आया, उस केस में जो लोग मर जाते हैं या इंजरी हो जाती है, जिनका बिजनेस या दुकान, घर गिर जाता है, उनको कंपनसेशन मिलता है, वो पूरी तरह से माफ है। 10(10)(b)(c) ये सेक्शन है। ये कह रहा है इंडिविजुअल या उसके लीगल एयर को मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनसिपलिटी से मिले, किसी और से मिलेगा तो टैक्सेबल। और कहता है मान लो कि बात है 2017-18 की, आपका बिजनेस लॉस हुआ, बिजनेस लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फ्लड आया था, आपका 2 लाख का लॉस हुआ, तो आपने इसे PGBP में डेबिट कर दिया, अलाउड कर दिया, ये 2 लाख रुपए आपने P&L के अंदर डेबिट कर दिए। अभी 2 साल बाद सरकार ने 19-20 में या अगले साल 19-20 में अमाउंट, कंपनसेशन अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको 3 लाख रुपए मिल गया,
ये सारा माफ नहीं, 2 लाख रुपए पीजीबीपी में टैक्सेबल है, पीजीबीपी में टैक्सेबल, क्योंकि ये पास्ट में पी&एल में अलाउ कर चुके हो आप, डेबिट करके टैक्स कम कर चुके हो आप अपना। अब ये इनकम ऊपर का लाख रुपए जाने दो माफ। अगर ये पास्ट में आपने पी&एल में डेबिट ना किया होता नुकसान नेशनल डिजास्टर वाला, तो फिर ये मिलता तो सारा माफ होता, लेकिन आपने तो बिजनेस का लॉस था, पी&एल में डेबिट किया था, तो अब अगर मिलेगा तो जितना पी&एल में डेबिट हुआ था उतना बिजनेस इनकम उससे ऊपर माफ होगा। हाँ, अगर आप बिजनेसमैन ही नहीं हो, आप जो है अदर सोर्स की इनकम या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कमाते हो, तो फिर तो ये नुकसान कहीं अलाउड ही नहीं हुआ। तो इसलिए जितना मिलेगा सारा का सारा क्या होगा, एग्जाम। तो इसमें 2-3 बातें याद रखना, इंडिविजुअल को मिले 10-10 BC में तो माफ, उसके लीगल एयर को मिले किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, किसी और फाउंडेशन ट्रस्ट से मिलेगा तो टैक्सेबल। तीसरा, पी&एल में पास्ट में अलाउड ना हुआ हो, अगर अलाउड है जितना उतना मिलेगा कल को तो वो टैक्सेबल है पीजीबीपी में, उससे ज़्यादा मिलेगा तो माफ होगा। ये चीज़ अपन ने 10-10 BC में पढ़ी। तो बता रहा है नेक्स्ट, डिजास्टर मीन बता रहा है, कैट्रोसफी कह लो, मिसशेप ऑफ ट्रेन, 2 ट्रेनें भिड़ गई आपस में एक ही ट्रैक पे, मारे गए, कोई बोट थी उसमें 150 आदमी थे, वो बोट डूब गई, मर गए वो लोग। ऐसी सब चीज़ों को कैलामिटी में कवर किया गया है। ऐसा कुछ अकर होने पे, चाहे मैन मेड कोज हो चाहे वो नेचुरल हो, गलती से ड्राइवर्स की ट्रेन आपस में मिसशैप हुआ, कोलाइड हुई तो लोग मारे गए, कुछ भी है, कोई बार फ्लाईओवर गिर गया तो मारे गए, या अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया तो मारे गए। ये सब केसेस में कंपनसेशन मिलता है अगर, तो वो नॉर्मली पूरी तरह से माफ है किसी भी इंडिविजुअल को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से। एग्जांपल दे रहा है, दिनेश को 6 लाख कंपनसेशन मिला यात्रा फाउंडेशन से, उसकी प्रॉपर्टी का फ्लड की वजह से नुकसान हो गया है, फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि ये फाउंडेशन है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी नहीं है, ये माफ नहीं होगा। नेक्स्ट 10(11)(a), सेक्शन 10(11)(a) क्या कह रहा है, कन्या समृद्धि योजना, कन्या समृद्धि योजना, कन्या समृद्धि अकाउंट में एक सेविंग अकाउंट ही है, समझो ये सेविंग अकाउंट इन बैंक, जो बच्ची के नाम 10 साल की बच्ची के नाम जमा होता है, और इसमें से निकलते पैसे तब हैं जब वो बच्ची 21 साल की हो जाएगी। जैसे आप 5 साल की एज में जमा कराने शुरू कर दो, जितने कराने करा दो, इस पे इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, 1% करीब ज़्यादा है नॉर्मल इंटरेस्ट से बैंक के, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और कल को वो जमा जितना कराना चाहो करा दो, निकलते नहीं, निकलेंगे जब वो बच्ची 21 साल की हो जाएगी, 21 ईयर शादी की एज, उससे पहले नहीं निकलेंगे इस अकाउंट में। तो इसमें जमा करवाने पे ATC मिलती है, याद रखना, ATC ऑन अमाउंट डिपॉजिट इन कन्या समृद्धि योजना। कन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करवाओगे तो आपको ATC मिलती है, ठीक है, और कल को इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो पूरी तरह से माफ है। इंटरेस्ट ऑन कन्या समृद्धि अकाउंट, इसका इंटरेस्ट पूरी तरह से माफ है, तो बहुत अच्छी चीज है। जमा करवाने पे ATC, इंटरेस्ट भी ज्यादा है बैंक का, नॉर्मल से 1% के करीब ज्यादा है, आधा परसेंट 1%, और जो इंटरेस्ट है वो भी माफ है। तो गर्ल्स के नाम 10 साल तक की बच्ची के नाम शुरू कर सकते हो ये अकाउंट, उसके बाद नहीं, निकलते नहीं है अकाउंट से पैसे ही निकलेंगे कि जब वो 21 साल की होगी। तो ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 कन्या समृद्धि अकाउंट है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट एजुकेशनल स्कॉलरशिप, सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 एजुकेशन स्कॉलरशिप जो मिलती है, आप स्कूल कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको फर्दर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिलती है ना, +2 में मेरिट ली तो आपको आगे हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, 10th में तो आगे +1 +2 पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, टोटली एग्जाम्ड। जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है फर्दर स्टडी के लिए पूरी तरह से क्या होती है, एग्जाम्ड होती है। MLA MP को जो अलाउंस मिलते हैं सेक्शन 10 अदर सोर्सेज में पढ़ा हुई है, MLA MP को जो अलाउंस मिलते हैं, डेली अलाउंस वगैरह मिलते हैं इनको, सरकारी कोठियां भी माफ है इनको, जो अलाउंस मिलते हैं जितनी मीटिंग में जाते हैं ये प्रोसीडिंग में असेंबली की या पार्लियामेंट की,
पूरी तरह से जो अलाउंस मिलते हैं एग्जम्प्ट हैं, डेली अलाउंस। नेक्स्ट, अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, ये सेक्शन 1017A ये कहता है जो भी अवार्ड रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे भारत रत्न मिलता है, ठीक है, ऑस्कार मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है, ये मिलते हैं ना। तो इस तरह के पद्मश्री मिलता है, इस तरह के अवार्ड में कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, तो अमाउंट रिसीव, अगर कुछ पैसा भी मिला है साथ में, वैसे तो ये ऑनर ही बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई ऑनर मिलना, रिवॉर्ड तो, लेकिन चलो कुछ अमाउंट भी मिला है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। क्लियर? तो बता रहा है फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलते, ये फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिलता है, दादा साहिब फाल्के, ये फिल्म वालों को मिलता है, ये सब एग्जम्प्ट है। फिल्म फेयर अवार्ड, ऑस्कर, नोबेल मिलते हैं, टोटली पद्मश्री, भारत रत्न माफ मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड किसी भी बॉडी से। अगर आपको ये अवार्ड मिलते हैं पूरी तरह से माफ है। पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह के अवार्ड अक्सर बांटे जाते हैं एग्जाम। लेकिन याद रखना जो प्लेयर है ना, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज मिलता है, मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज, ये किसको मिलता है? ये स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है, टू क्रिकेटर या और स्पोर्ट्स पर्सन को, एज दे आर प्रोफेशनल, खेलना उनका काम है। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज मिलेगा तो वो टैक्सेबल है, उनका काम ही गेम खेलना है, पैसा कमाना है, दे ऑल आर प्रोफेशनल। लेकिन ऑस्कर, नोबेल, पद्मश्री, दादा साहिब फाल्के, भारत रत्न, किसी एक्टर को भी मिले दादा साहिब फाल्के और इस तरह का ऑस्कर, नोबेल, पूरी तरह से माफ होगा। नेक्स्ट 1018 गलंट्री बॉडी की पेंशन बात होगी। 1018 1019 शहीद हो गया बॉर्डर पे, लेकिन पद्मवीर, वीर महावीर चक्र मिला था तो उसकी विडो को मिलने वाली पेंशन माफ। पुलिसमैन है, एनकाउंटर में शहीद हो गया, 1019 पूरी तरह से माफ। और 1018 निकाल लेता हूं, कोई डिफेंस पर्सनल है, शहीद नहीं हुआ, जिंदा है, लेकिन परमवीर, वीर महावीर चक्र मिला है, तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है मंथली पूरी तरह से एग्जम्प्ट है सैलरी के चैप्टर में। नेक्स्ट, कुछ स्टेट के एसटी लोगों को शेड्यूल ट्राइबल एरिया, हरियाणा पंजाब इधर तो है ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा उस साइड है, एमपी, तो कहता है कि कुछ इनकम आती है किनको? जो एसटी लोग हैं, शेड्यूल ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं, एसटी लोग, वो कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, मिजोरम के, नागालैंड के, त्रिपुरा के और लद्दाख के। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ना लद्दाख, अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है लद्दाख जो, तो लद्दाख में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में और अरुणाचल प्रदेश में, इधर के, सिर्फ इधर के एसटी लोगों को जो इनकम आ रही है पूरी तरह से माफ है, पूरी तरह से इनको माफ। लद्दाख में रहने वाले कौन से लोग? एसटी कैटेगरी के लोग, जैसे एससी, बीसी, एक एसटी होता है ना, एसटी कोई भी इनकम कमाए लद्दाख का पूरी तरह से माफ, अरुणाचल का, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम का पूरी तरह से सारी इनकम माफ है। लेकिन और सब उड़ीसा वाले या एमपी वाले, छत्तीसगढ़ वाले एसटी लोगों को माफ नहीं है, सिर्फ उन लोगों को माफ है लद्दाख के, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इधर के एसटी लोगों को कोई भी इनकम आएगी माफ। अब नेक्स्ट है 1026 ट्रिपल ए, सेक्शन 1026 ट्रिपल ए क्या कह रहे हैं? सिक्किम के लोगों की इनकम अर्न्ड बाय सिक्किमीज लोग हैं ना जो सिक्किम में रहते हैं, उनको सिक्किम में कोई इनकम कमाए, एनी इनकम अर्न इन सिक्किम, सिक्किम में कोई होटल पे काम करता है सिक्किम का आदमी, उसको जो सैलरी मिल रही है माफ। और डिविडेंड या कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड सिक्किम,
सिक्किम के बाहर से इनकम आ रही है सिक्किम के लोगों को, डिविडेंड तो कंपनी का वैसे ही माफ होता है 1034, लेकिन डिवेंचर का इंटरेस्ट भी आ रहा है सिक्किम के बंदे को तो वो भी माफ। यानी सिक्किम के लोगों को सिक्किम के अंदर कुछ भी कमा रहे हैं वो तो माफ है ही, लेकिन सिक्किम के बाहर से कोई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिविडेंड आ रहा है वो भी माफ है। सिर्फ सिक्किम के अंदर कमाई हुई इनकम नहीं बल्कि सिक्किम के बाहर से आई हुई इनकम भी माफ है। सिक्किमीज होना चाहिए 1026 AAA कहता है। सिक्किम की एक लड़की नॉन सिक्किमीज से शादी कर ले तो वो सिक्किमीज का बेनिफिट नहीं ले सकती। सिक्किम की एक लड़की मान लो असम के लड़के से शादी कर ले नॉन सिक्किमीज से तो असमी हो जाएगी, वो सिक्किमीज नहीं रहेगी। तो उसको अगर इनकम आएगी नॉन सिक्किमीज वाला रूल लगेगा, टैक्स से लगेगा उस पर, उसे माफ नहीं है। तो सिक्किम की लड़की नॉन सिक्किमीज से शादी कर लेगी तो सिक्किमीज वाला बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, ये चीज है। तो कह रहा है सिक्किम के अंदर किसी भी तरह की इनकम आए, सिक्किम के अंदर छोटा मोटा बिजनेस करो, सिक्किम के अंदर कोई नौकरी कर रहे हो, सिक्किम के अंदर थोड़ी बहुत हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, अदर सोर्सेज की इनकम, बैंक का ब्याज आ रहा है, पूरी तरह से माफ है। कोई भी इनकम आए सिक्किम के अंदर, बाहर से भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या डिविडेंड आए वो भी पूरी तरह से माफ है। तो नीचे क्वेश्चन दे रहा है कि सिक्किम का कोई इंडिविजुअल है उसे वही इनकम माफ है जो सिक्किम स्टेट से कमाई है। नो, गलत कह रहा है। ये इंटरेस्ट डिविडेंड दूसरी स्टेट से आ रहा है वो भी माफ है। 1026 AAA ये बात कह रहा है। नेक्स्ट, इनकम बाय वे ऑफ सब्सिडी आर ऑल्सो एग्जम्प्टेड इन सर्टेन केसेस। हाँ, अगर आपको सब्सिडी फ्रॉम टी बोर्ड आती है, सब्सिडी फ्रॉम टी बोर्ड, इसका सेक्शन याद रखने कोई जरूरत नहीं है। इसका जो सब्सिडी टी बोर्ड से आ रही है सेक्शन 1030 कह रहा है किसी भी पर्सन को, तो कहता है टी बोर्ड से कोई भी चाय ग्रो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले बंदे को आएगी ना, टी बोर्ड तो उसी को देगा जो टी ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करेगा, उसको टी बोर्ड से कोई भी रीप्लांटेशन के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ टी बिजनेस, रेजुविनेशन और कंसोलिडेशन ऑफ एरियाज यूज फॉर टी कल्टीवेशन, सरकार हेल्प कर रही है कि तू अपना वो जो जमीन है ना उसको रेजुविनेट कर ले, उसका सर्कल बदल ले, मिट्टी उल्ट पुलट कर ले, उसके लिए दे रही है। रीप्लांटेशन, रिप्लेसमेंट करने के लिए टी बिजनेस को तो उल्ट पुलट करने के लिए कोई भी सब्सिडी दे रही है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। ठीक। नेक्स्ट, सब्सिडी फॉर सर्टेन क्रॉप बोर्ड। अब ये तो टी बोर्ड था, ऐसी रबड़ बोर्ड, कॉफी बोर्ड, कार्डमम डेवलप करने के लिए कोई सब्सिडी आई है वो भी सेक्शन 1031 कहता है माफ होगा। कोई फसल सरकार आपको लालच दे रही है, फसलों का साइकिल बदल के लगाओ, आपको थोड़ा नुकसान होगा, हम सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी लेने के लिए कह लो, ज़मीन की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए कोई सब्सिडी आ रही है किसी और फसल के लिए, टी बोर्ड से नहीं, चलो कॉफ़ी बोर्ड से, रबड़ बोर्ड से या कार्डमम डेवलप करने के लिए कोई सब्सिडी आई है, माफ़। टी बोर्ड से आए वो भी माफ़। जो सीए स्टूडेंट को आर्टिकलशिप मिलती है, सीए के ऑफिस में काम करते हैं, आर्टिकलशिप 3 ईयर प्रोग्राम, तो उनको जो आर्टिकलशिप मिलती है सीए के ऑफिस से वो भी पूरी तरह से क्या है, आर्टिकलशिप एग्जम्प्ट है। उस आर्टिकलशिप पे कोई टैक्स नहीं लगता है। चलो नेक्स्ट, क्या कहता है, इनकम ऑफ सर्टेन फंड आर ऑल्सो एग्जम्प्टेड। इनकम फ्रॉम सर्टेन फंड ऐसा है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम नोटिफाइड पेंशन स्कीम, नोटिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस, इसमें से अगर फुल अमाउंट विड्रॉन है, यानी आपने वो नौकरी छोड़ दी या कुछ इस वजह से, अगर पार्शियल अमाउंट विड्रॉन है, नौकरी वोकरी नहीं, घर में जरूरत थी, कुछ पैसा निकाल लिया, पूरा जॉब वॉब छोड़ के पूरा पैसा कैंसिल नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया, पूरा निकाल लोगे 40% एग्जम्प्ट है, 60% टैक्सेबल है। 60% जितना निकाल लोगे टैक्सेबल। मान लो आपने जॉब वॉब छोड़ दी, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में 5 लाख पड़े थे, निकाल लिए, तो 5 लाख का 40% 2 लाख माफ होगा, 60% 3 लाख पे टैक्स। लेकिन अगर पार्शियल अमाउंट निकाला है आपने, सारा नहीं निकाला, 25% एग्जम्प्ट होगा, 75% टैक्सेबल होगा। मान लो घर में जरूरत थी, जॉब वॉब नहीं छोड़ी, स्कीम कैंसिल नहीं हुई, बस घर में जरूरत थी, लाख रुपए निकाल लिया, 25,000 माफ और 75,000 रुपये पे क्या लगेगा टैक्स, यानी कुछ तो माफ है। पार्शियल निकाल लोगे तो 25% एग्जम्प्ट है, ठीक है, पूरे निकाल लोगे तो 40% एग्जम्प्ट है। तो 10 to 8, 10,
12B के अंदर ये बात कह रहा है। नेक्स्ट, रिवर्स मॉर्टगेज पढ़ चुका हूं मैं। रिवर्स मॉर्टगेज या मॉर्टगेज, रिवर्स मॉर्टगेज बताया था क्या? वो बुजुर्ग आदमी बैंक से लोन ले लेता है, सिचुएशन बताई थी कि बच्चे पूछते नहीं, पैसा है नहीं, पर प्रॉपर्टी उस बुजुर्ग के नाम है, उस प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पे बैंक से लोन ले, और उसमें ये ऑप्शन होता है कि लोन चुका दो, प्रॉपर्टी ले लो, वरना बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी से लोन अपना रिकवर कर लेगा। बुजुर्ग कहता अपने को क्या, आपा तो एंजॉय करो पैसे लेके, बाद में बैंक रिकवर करता रहेगा। तो देखा जाए अगर बैंक रिकवर प्रॉपर्टी से कर रहा है तो एक तरह से प्रॉपर्टी बेचना ही हो गया बैंक को, ठीक है, तो ये कैपिटल गेन लगना चाहिए, पर कैपिटल गेन में ये माफ है। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में जो असेट ट्रांसफर हो रही है बैंक को, पूरी तरह से माफ है। ये फ्लो फंड, कैश फ्लो टू सीनियर सिटीजन बढ़ाने के लिए ऐसा ऑप्शन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, सेक्शन 10(10)(d), लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है रिसीव, उसका क्या रूल है? अगर वो इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 10(d) है, वो किसके लिए? हैंडीकैप्ड के लिए। कल को वो हैंडीकैप्ड एक्सपायर हो गया, मान लो हैंडीकैप्ड एक्सपायर्ड, और अमाउंट मिल गया, अमाउंट रिसीव्ड बाय केयर टेकर, जो 80(d) ले रहा था, केयर टेकर हु क्लेम्ड 80(d) इन पास्ट, तो उसको क्या है, जो अमाउंट मिल रहा था वो सारा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ केयर टेकर, जो 80(d) ले रहा था उस आदमी को। मान लो राम अपने भाई श्याम हैंडीकैप को संभालता था और उसके पैसे जमा करवाता था, बीमा भी करवाया था, लेकिन हुआ क्या, बाय चांस एक दिन बेचारा वो हैंडीकैप्ड शाम एक्सपायर हो गया, तो बीमा कंपनी से जो भी पैसा, जो भी कुछ मिलेगा किसको, राम को, वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, ठीक है, वो टैक्सेबल है। उसके अलावा कीमैन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी फुल्ली टैक्सेबल। कीमैन मीन्स एक इंपॉर्टेंट मैन का आप इंश्योरेंस करवा लो, अपने बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट मैन है कीमैन, उसका इंश्योरेंस करवा लो कि कल को इसकी डेथ हुई तो नुकसान इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो वो जो पैसा मिलता है, अगर एम्प्लॉयर ने अपनी जेब में रखा तो उसकी पीजीबीपी, एम्प्लॉय जिंदा है उसको दे दिया तो उसकी सैलरी, एम्प्लॉय मर गया पैसा मिला, एम्प्लॉयर ने अपने पास रखा तो उसकी बिजनेस की इनकम, विडो को दे दिया सिंपैथी की वजह से, चल तुम रख लो, तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ पे करवाया था, तो विडो के लिए अदर सोर्सेज, यानी जिसको भी मिले वो टैक्सेबल होगा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा। अब आगे जो आप अपनी अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें ऐसा है, इफ अमाउंट डजंट एक्सीड 20% ऑफ LIP अमाउंट, इफ पॉलिसी टेकन, ये TC में भी पढ़ा था, इफ पॉलिसी टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2012 और 10% नॉट एक्सीडिंग प्रीमियम नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ LIP अमाउंट, इफ पॉलिसी कब ली है, पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, पॉलिसी 12 के बाद ली है तो 10% से ज़्यादा प्रीमियम ना हो। मान लो एक आदमी ने 2014 में पॉलिसी ली है, LIP टेकन बाय राम ने 2014 में पॉलिसी ली है और पॉलिसी की जो वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू है 10 लाख, वो एनुअल प्रीमियम कितना भर रहा है, वो एनुअल प्रीमियम भर रहा है 1,20,000, ये तो भैया 10% से ज़्यादा भर रहा है। 2012 के बाद वाले बीमे में 10% से ज़्यादा भरा जा सकता है। 2013 में रूल आया हैंडीकैप्ड के केस में 15%, आम आदमी के केस में 10%। तू तो आम आदमी है, 10% से ज़्यादा एनुअल प्रीमियम क्यों भर रहा है, तो तुझे जो 10(10)(d) का पैसा मिलेगा वो माफ नहीं है, वो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर ये पॉलिसी 2012 1 अप्रैल से पहले ली होती
तो आप 20% तक भरो, उससे ज्यादा ना भरो, वरना जो पॉलिसी का मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो सारा का सारा टैक्सेबल। अब इसमें भी खास बात है, अगर ये राम ने पॉलिसी ली 2014 में, हर साल 21 भरता था, अगर राम को पैसे मिलेंगे टैक्सेबल, अमाउंट रिसीव्ड बाय LIP मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड बाय राम इन फ्यूचर, राम को इन फ्यूचर मिलेगा जो पैसा, वो तो क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन इफ राम एक्सपायर हो गया, अमाउंट ऑफ LIP रिसीव्ड बाय लीगल हेयर, उसके परिवार के लोगों को पैसा मिला, वो एग्जम्प्ट, यानी कि डेथ पे तो पैसा एग्जम्प्ट होगा ही होगा, ये रूल है, चाहे वो प्रीमियम 20 या 10% से ज्यादा ही क्यों ना था। 2012 से पहले बीमा करवाया तो 20% से ज्यादा है पॉलिसी के, और 2012 के बाद करवाया तो फिर 10% से ज्यादा है, तब भी माफ। अगर बंदा एक्सपायर पैसा परिवार वालों को मिल रहा है तो इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर, इन ऑल द सिचुएशन अमाउंट रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। ये इंश्योरेंस किसी भी कंपनी में हो सकता है, बजाज में, मेट लाइफ में, बिरला सन लाइफ में, ICICI लॉम्बार्ड में, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, किसी से भी मिले माफ। प्रीमियम 10 या 20% से ज़्यादा है तो आपको मिलेगा जिंदा रहते, तो कल को टैक्सेबल है, एक्सपायर हो गए विडो को मिलेगा तो माफ हुआ। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये पहले भी न्यूमेरिकल में आया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में 80D में हैंडीकैप्ड के नाम पैसा डाल रहे हो, कल को मिलेगा आपको तो टैक्सेबल, और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेबल। जनरल अदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो प्रीमियम लिमिट में दो भाई, 1 अप्रैल 12 के बाद 10% से ज़्यादा ना देना, हैंडीकैप के लिए 15 है, और 1 अप्रैल 12 से पहले भी मैं तो 20% पॉलिसी से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए, वरना मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा टाइम पीरियड पूरा होने पे टैक्सेबल। लेकिन डेथ होने पे ज़्यादा जमा करवा रहे थे 10 और 20 से ज़्यादा, तब भी माफ, डेथ के केस में लीगल एयर को मिलेगा तो माफ होगा। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2, रोबिन एक इंजीनियर है, 1 करोड़ का बीमा करवाया 2015 में, तो 2015 तो 2012 के बाद आ गया, तो 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहिए, पर ये प्रीमियम 13 लाख रुपए भरता है एक बार में, तो भैया तू तो ज्यादा भर रहा है, 1 करोड़ का बीमे का 10% से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा नहीं भरना चाहिए, यू आर पेइंग 13 लाख एज अ प्रीमियम, तो ओवर 10% is paid by the Robin. So amount received from insurance company is taxable in the hands of Robin in future. But in case of death of Robin, amount received by the family of Robin is totally exempted in all the cases. Even annual premium is paid by Robin over 10% of the policy amount. तब भी fully क्या है, exempt. Robin जिंदा है तो taxable होगा। Clear? Next. इलस्ट्रेशन 3, केबी एक फिल्म डायरेक्टर है, उसे लाख रुपए मिला है, स्टेट अवार्ड मिला है फिल्म इंस्टीट्यूट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, अच्छे परफॉर्मेंस डायरेक्टर को पूरी तरह से माफ है। नेक्स्ट, 1 लाख रुपए का स्टॉक का लॉस का साइक्लोन में लॉस हुआ बंदे का, जिसमें 80,000 उसने P&L में अलाउ कर हो गए उसे। साइक्लोन आया, समंदर के आसपास होगा, साइक्लोन आया और उस साइक्लोन में, हरिकेन में क्या हुआ, लाख रुपए का नुकसान, P&L में कितना डाला, 80, कल को 2 लाख गवर्नमेंट से मिले, तो ऐसा करो 80 पास में P&L में अलाउड है तो 80 तक तो बिजनेस इनकम मानो, 80 से ऊपर जितने पैसे मिलेंगे वो माफ होंगे। क्लियर? तो पेज नंबर 8 पे 10AA सेक्शन पे चलता हूं, क्या कह रहा है, देखते हैं। 10AA न्यू अंडरटेकिंग इन SEZ, न्यू अंडरटेकिंग इन SEZ, एक्सपोर्टिंग गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आप SEZ के यूनिट हैं और माल मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, असेंबल करते हैं, वो माल इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करोगे, अच्छी बात है, SEZ को एक्सपोर्ट पे जो प्रॉफिट आएगा वो पूरी तरह से माफ होगा।
रेशो बनाना होगा। मान लो SEZ एरिया है जयपुर के अंदर, SEZ इन जयपुर, SEZ है जयपुर में, इन्होंने टोटल प्रॉफिट कमाया, टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 50 लाख। इनकी एक्सपोर्ट्स टर्नओवर कितनी, इन्होंने साल में कितना माल एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया 100 लाख, और डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक टर्नओवर कितनी है इनकी 150 लाख, यानी कि इनकी टोटल टर्नओवर जो है, टर्नओवर है 250 लाख, जिस पे इन्होंने कमाया है 50। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितने आगे बताओ, इनके एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो है, रेशो बना लो, टोटल प्रॉफिट 50 लाख, कितनी सेल पे है, टोटल 250 लाख पे, इनटू एक्सपोर्ट सेल कितनी है, एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट सेल कितनी है, इनकी एक्सपोर्ट सेल है 100 लाख। तो आप देख लो 20 लाख रुपए कौन से प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। रेशो बनाना है, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल का रेशो, ये रेशो 2:3 हो गया, तो इसको 2:3 में बांटो, तो इंडिया से 30 लाख कमाया, फॉरेन से 20 लाख कमाया है। ठीक, तो इसमें रूल क्या है माफ करने का, कि भाई आप नया बिजनेस सेटअप करो 2021 से पहले पहले, बिफोर सेटअप, बिफोर 1 अप्रैल 2021, इससे पहले पहले बिजनेस सेटअप कर लो 1 अप्रैल 21 से पहले। ठीक है, और SEZ में प्रोजेक्ट लगाना है, और आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, चाहे वो असेंबली वगैरह हो, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो भी चलेगा। एक्सपोर्ट करो, सारा एक्सपोर्ट करोगे सारा प्रॉफिट माफ हो जाएगा, कुछ एक्सपोर्ट कुछ लोकल बेचोगे तो रेशो बनाओ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का माफ। कितना माफ होगा, इसके लिए पेज नंबर 9 पे क्या कहता है, फर्स्ट 5 ईयर 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट माफ है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है, पूरा ही माफ हो जाएगा। अगर मैं कहूं ये प्रोजेक्ट लगाए 5 साल हुए हैं तो ये 20 लाख माफ हो गया। नेक्स्ट 5 ईयर कितना माफ होगा, नेक्स्ट ईयर 5 ईयर माफ है 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट माफ होगा। नेक्स्ट 5 ईयर क्या होगा, इसमें तो बिना शर्त माफ है, 5 साल 100%, अगले 5 साल 50, अगले 5 साल में माफ होगा 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50%, और अमाउंट डिपॉजिटेड इन SEZ रिजर्व अकाउंट, SEZ रिजर्व में जितना जमा करोगे वो, और 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, इनमें से जो लिस्ट है विच एवर इज लेस वो माफ होगा। अब आप कहोगे जी ये कंडीशन क्यों लगा दी कि SEZ रिजर्व के नाम से सरकार के पास जमा होगा, कोई बात नहीं, जितना पैसा जमा करोगे ही आपका पैसा है, इसको विद इन नेक्स्ट ईयर निकाल के इसी प्रोजेक्ट की मशीनों पे लगाना है, अपने ही बिजनेस में लगाना है, निकाल के पैसा 3 साल में ना निकाला तो जो माफ हुआ था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। मान लो ये 12th ईयर है इनका, बिजनेस स्टेब्लिश हुए 12वां साल है, तो सेक्शन 10AA की एग्जम्पशन कितनी मिलेगी बोलो, पहले 5 साल 100% होता है, अगले 5 साल 50, अब ये तो 12वां साल है, 12th ईयर ऑफ बिजनेस 12वां साल है, तो 10 के बाद अगले 5 साल में यानी कि 11 से 15वां साल, ये 6 to 10th ईयर हो गया, ये पहले 5 साल है, ऐसे तो 12वां साल है। तो आप ऐसा करो, जितना भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट है 20 लाख है ना, उसका 50% करो, या तो 10 लाख या अमाउंट डिपॉजिटेड टू SEZ रिजर्व, टू SEZ रिजर्व। मान लो मैं कहता हूं सपोज SEZ रिजर्व में आपने 8 लाख डाला है, तो लिस्ट ऑफ 2 विच एवर इज लेस, कितनी एग्जम्पशन मिल जाएगी, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA 8 लाख मिल जाएगी। और याद रखना ये 8 लाख रुपया भी है ना, अमाउंट इज टू बी विड्रॉन एंड टू बी इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ सेम बिजनेस विद इन नेक्स्ट ईयर, विद इन नेक्स्ट 3 ईयर। भाई आप ये पैसा सरकार चाहती इसी बिजनेस में लगाए,
सरकार कहती इसी मशीनों में लगा ले, 3 साल में लगा ले। पता लगा 8 लाख रुपए जमा करवा के जो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट या फिर जितना जमा करवाया विच एवर इज लेस माफ हो गया, 8 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। टोटल 50 लाख में 8 लाख माफ हो गया, क्योंकि 30 लाख रुपए तो डोमेस्टिक प्रॉफिट है, लोकल प्रॉफिट 20 लाख एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट में 8 लाख माफ हुआ है। चलो 8 लाख रुपए भी ये मशीनों पे लगाना है, 3 साल में नहीं लगाया। पता लगा इस 8 लाख में से इसने सिर्फ 5 लाख निकाल के मशीनों पे लगाया, 3 लाख रुपए मशीनों पे लगाया ही नहीं, तो वो 3 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लगाना है नेक्स्ट 3 ईयर में मशीनों पे। और एक बात और, ये कहता है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो है वो मतलब 20 लाख रुपए ये है, ये पैसा भी 6 महीने में इंडिया आना चाहिए फॉरेन से। नहीं तो मान लो मैं कहता हूँ जी 100 लाख रुपए एक्सपोर्ट है, इसमें से विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया 80 लाख आया है। अच्छा पंगा पड़ गया, 6 महीने साल खत्म होने के अंदर 80 लाख आया, तो ये 100 लाख नहीं, यहाँ 80 लाख कर दो, एग्जम्पशन कम हो जाएगी। एग्जम्पशन आपकी कितनी रह जाएगी, 16 लाख। क्योंकि कंडीशन है आप एक्सपोर्ट करके देश का फायदा तो ही है ना, जब वो 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया ले आओ पैसा फॉरेन का, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर जितना लाओगे एग्जम्पशन उस पे मिलेगी। एक्सपोर्ट सेल आपकी 100 लाख नहीं, हम तो 80 लाख मानेंगे, क्योंकि आप इंडिया में 80 लाख लेके आए, तो आपको उस रेशो में माफ होगा 16 लाख। और 16 लाख का भी क्या, पहले 5 साल 100% 16 लाख, अगले 5 साल 50% 8 लाख, अगले 5 साल 16 लाख का 50% 8 लाख, या जितना SEZ रिजर्व में जमा करवाया विच एवर इज लेस। और ये जमा पैसा 3 साल में लगाना है मशीनों में। और प्रोजेक्ट नया हो, पुराने का नाम नूम बदल के पता लगा 10 साल हो गए, खूब एंजॉय किया बेनिफिट, फिर नाम नूम बदल के फिर कह दिया नया बिजनेस है ना। नए बिजनेस में मतलब ये है पुराने का ही रिकंस्ट्रक्ट करके नाम वाम बदल के रीसेटअप ना किया हो। मैक्सिमम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें 80% पुरानी मशीनें हैं, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट ही पुराना है। मैक्सिमम पुरानी मशीनें कितनी हो सकती हैं, 20। आपकी 200 करोड़ की मशीनें लगी हैं, तो मैक्सिमम 40 लाख की मशीनें पुरानी हो सकती हैं। इससे ज़्यादा मशीनें पुरानी हैं टोटल मशीनरी के 20% से, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, 10AA, नया बिजनेस ही नहीं माना जाएगा। और CA साहब का सर्टिफिकेट लगाना है कि एग्जम्पशन करेक्टली क्लेम्ड, इस चीज़ का CA साहब का सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है। और कई बार क्या होता है कि एक नई कंपनी SEZ में सेटअप हुई, ये सब SSC को मिलती है SEZ वाली। मान लो X लिमिटेड सेटअप हुई, 4 साल बिजनेस किया, उसके बाद ये अमलगामेट होगी, अमलगामेटेड विद Z लिमिटेड। 4 साल बिजनेस करने के बाद नया बिजनेस SEZ में, इन SEZ मैन्युफैक्चरिंग अमलगामेट होगी, कोई बात नहीं, पहले 4 साल छोड़ दो, 5वें साल अमलगामेटेड कंपनी को बेनिफिट मिल जाएगा। SEZ में ही प्रोजेक्ट चल रहा है, तो 5वें साल 100% डिडक्शन ले लेगी एग्जम्पशन। कौन सी कंपनी, अमलगामेटेड। अगले 5 साल 50, और अगले 5 साल 50, या अमाउंट डिपोजिटेड इन SEZ रिजर्व विच एवर इज लेस। यानी कोई दिक्कत नहीं है, नया बिजनेस बेनिफिट ले लेगा रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम का, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसकी कंडीशन यही है 10AA, और ये इनकम में नहीं जुड़ेगा। समझो आपको 8 लाख माफ हो गया ना, तो आपकी बिजनेस की इनकम में जाके 50 नहीं 8 माफ करके 42 लाख जुड़ेगा। यानी जितनी एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन यहां क्या कर ली जाए, कम, बाकी अमाउंट जाके आपकी इनकम में जुड़ेगा। यानी ये डिडक्शन नहीं, एग्जम्पशन है, हेड के अंदर ही, बिजनेस में ही जाके कितना जुड़ेगा, कम 42। और अगर कोई आदमी 10AA ले रहा है तो 80IA से लेके IE की एग्जम्पशन नहीं, वो भी नया बिजनेस करने पे मिलती है डिडक्शन। 80IA, IAB, IC, ID, IB वो नहीं मिलेगी, 2 एग्जम्पशन नहीं। इफ यू आर क्लेमिंग एग्जम्पशन फॉर SEZ यूनिट न्यू एस्टेब्लिशमेंट इन एन SEZ under section 10AA, you can't entitled to claim deduction under section 80IA to IE. Or 35AD can also not be claimed। अगर आप 10AA ले रहे हो, SEZ में नया प्लांट लगाया
आप 10AA क्लेम कर रहे हो, इतनी बड़ी बेनिफिट मिल गई आपको, प्रॉफिट का 100%, अगले 5 साल 50, अगले 5 साल 50% SCZ रिजर्व में डाला या प्रॉफिट का 50 विच एवर इज लेस। अब आप 35AD भी मांग रहे हो कि नई मशीन पे 35AD दे दो, नो नो नो, नॉट अलाउड। नया बिजनेस करने पे जो भी पैसा मशीनों में लग रहा है 35AD मिलेगी, बिल्डिंग पे लग रहा है मिलेगी, लेकिन अगर 35AD लेना चाहते हो तो 10AA कांट बी क्लेम्ड, दो बेनिफिट नहीं। और 10AA मैक्सिमम जितनी इनकम है उसको जीरो ही कर सकता है। अगर इनकम पूरी मान लो पहले 5 साल SCZ में यूनिट लगाए तो 100% ही माफ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बता रहा है 10AA अवेलेबल टू ऑल एसएससी, जो SCZ में यूनिट लगाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए। मैन्युफैक्चरिंग 2005 के बाद 1 अप्रैल 21 से पहले करनी है इस्टेब्लिश। पुराने को तोड़फोड़ के ना हो, पुरानी मशीनें 20% से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, ये ठीक। हाँ, कोई इंपोर्टेड मशीन है वहाँ की कोई दिक्कत नहीं, चाहे पुरानी हो, फॉरेन से आई है कोई दिक्कत नहीं, पुरानी। वैसे भी इंडिया के लोगों को पुरानी चीज़ें इंपोर्ट की हुई बहुत पसंद है, ठीक। इंडिया में यूज़ नहीं होनी चाहिए मशीन। इंपोर्टेड मशीन फॉरेन में यूज्ड है कोई बात नहीं, हम नई मशीन मानेंगे। इंडिया में यूज्ड 20% से ज़्यादा मशीनें नहीं हो सकती, वरना प्रोजेक्ट पुराना माना जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करना है जिसमें सॉफ्टवेयर भी आते हैं, चाहे बायर एक्सपोर्ट करो चाहे बाय सी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट CA की होनी चाहिए कि डिडक्शन सही क्लेम है, एग्जम्पशन सॉरी 10AA। और गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, चाहे मैन्युफैक्चर में क्या आ गया, रेफ्रिजरेशन, कटिंग, पॉलिशिंग, ब्लेंडिंग, रिपेयर, री इंजीनियरिंग, असेंबली, सब उसमें आ गया। कुछ लोग क्या है जैसे वो डायमंड की कटिंग करते हैं तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग ही है, असेंबल करते हैं, पार्ट जोड़ के कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग है। सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग भी आती है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो 6 मंथ्स में। यहाँ डेट जो है ना 30/9/18 लिखा है, 30/9/20 कर लो, 20। अपना साल तो 1920 मार्च 20 में खत्म हुआ। 6 महीने में इंडिया पैसा आना चाहिए सेल का, जितना पैसा साल खत्म होने के 6 मंथ्स में इंडिया आया, वो फॉर्मूले में अपा वही पैसा रखेंगे, तो 30 सितंबर 20 तक आना चाहिए पैसा। ओके, तो आप कितनी मिलेगी वो मैं आपको बता चुका हूं पेज नंबर 9 पे। 3 ईयर में पैसा SCZ रिजर्व वाला यूज करना है आपने, ठीक है। और ये डिडक्शन जो है आपकी इनकम में जुड़ने ही नहीं देगी, एग्जम्पशन इनकम को काट देगी। FTZ और EPZ जो अब SCZ बन गए, फ्री ट्रेड जोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग जोन जो है या फ्री ट्रेड जोन, अब वो SCZ बन गए तो कोई बात नहीं, उनको 10AA अलाउ हो जाएगी। SCZ में प्रोजेक्ट लगा लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, उनको 10AA मिल जाएगी। पर अगर उनके 10 साल पूरे हो गए, उनको ना 10A की एग्जम्पशन मिलती थी फ्री ट्रेड जोन वालों को, तो अगर वो 10 साल वहाँ ले चुके हैं 10A, तो 10AA कांट बी क्लेम्ड। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं। अमलगामेशन का पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि रिमेनिंग डिडक्शन नेक्स्ट कंपनी ले लेगी। एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर दिया, एक्स लिमिटेड 4 साल बेनिफिट ले चुकी एग्जम्पशन, तो बचे 11 साल एग्जम्पशन कौन ले लेगी, वाई लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिडक्शन नहीं, एग्जम्पशन नहीं। अगर 10AA ले रहे हो तो 80IA से लेके आई नहीं, 10AA ले रहे हो तो 35AD भी नहीं, मशीन बिल्डिंग के ऊपर। ओके, और ये एग्जम्पशन मिलने का मतलब डिडक्शन डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड है। 35AD में भी यही होता है कि मान लो मशीन 10 लाख है, साल बीता तो मशीन समझो 8.5 की रहेगी, मतलब डेप्रीसिएशन ऑलरेडी लग रहा है। कल को 10 साल बाद मान लो मशीनों पर डेप्रीसिएशन लगाना हो तो WD भी घटाते जाना है, डेप्रीसिएशन हैज़ बीन क्लेम्ड मानते हुए, ठीक। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल सेल 180, एक्सपोर्ट 90 और इसका मतलब लोकल 90, प्रॉफिट अर्न 60। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालो। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितने, टोटल प्रॉफिट कितने दे रहा है, 60 लाख, टोटल प्रॉफिट 60 लाख, और हमें कह रहा है टोटल सेल 180, टोटल सेल। एक्सपोर्ट सेल कितनी है बताओ। एक्सपोर्ट सेल जो है वो एक्सपोर्ट सेल है इसकी 90 लाख, आधी है, तो रेशियो बना लो, हाफ एक्सपोर्ट है, तो 30 लाख रुपए कौन सा प्रॉफिट आ गया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अब इनको सेटअप किए बिजनेस कितने साल हो गए, तो सुरेश प्रोप्राइटर है बिजनेस का, जो यूनिट SCZ में लगाया है, ये मार्च कब लगाया है, 3rd ईयर इनका ऑपरेशन का है, 3rd ईयर ऑफ ऑपरेशन।
इनको अभी तीसरा ही साल हुआ है बिजनेस शुरू किए हुए, तो इसका मतलब इनको तो 100% मिल जाएगी। कितनी? 30 लाख रुपए की अंडर सेक्शन 10AA एग्जम्पशन मिल जाएगी, 30 लाख, क्योंकि इनको अभी कितना साल हुआ है? 3rd ईयर। 5 के बाद अगले 5 साल 50 हो जाता है, अगले 5 साल रिजर्व में जमा करवाने से लिंक हो जाता है। और क्वेश्चन देखता हूं इसके बाद, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है सुरेश ने SEZ में प्रोजेक्ट लगाया, यूनिट ए। कहता है अनदर अंडरटेकिंग उसकी कहां है? डोमेस्टिक एरिया में चल रही है। 2013-14 से प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश्ड कब? 13-14 में। ओके, अब हमें कहता है कि इसकी टर्नओवर यूनिट ए कहां है? यूनिट ए SEZ में है, इन SEZ। उसकी सेल कितनी है? उसकी सेल मुझे बता रहा है, उसकी सेल है 180 लाख, कह रहे ना। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए 180, टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी ये कहां है? डोमेस्टिक एरिया में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया DTA में। इसकी सेल कितनी है? 120 लाख, यानी इसकी टोटल सेल कितनी है? इसकी टोटल सेल 300 लाख रुपए की है। चलो फिर कह रहा है एक सेंटेंस रिपीटेड है, छोड़ दो उसे, 120 लाख के आगे बढ़ो। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए 150 लाख एंड प्रॉफिट ऑफ यूनिट ए इज 60 लाख। अच्छा, अब हमें कह रहा है कि यहां पे यूनिट ए के लिए भी हमें क्या कह रहा है? SEZ में जो यूनिट लगाया इसमें एक्सपोर्ट कितनी कर रहा है? एक्सपोर्ट इसमें से 150 लाख का कर रहा है। डोमेस्टिक सेल कितनी कर रहा है? इसमें 30 लाख की कर रहा होगा, क्योंकि टोटल सेल 180 लाख। SEZ में प्रोजेक्ट तो लगा लिया, लेकिन उसमें सारा माल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, 150 का कर रहा है। तो यूनिट ए का टोटल प्रॉफिट क्या है? यूनिट ए का प्रॉफिट जो गिवन है मुझे, यूनिट ए का कितना प्रॉफिट गिवन है? 60 लाख। तो मुझे बताओ एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितने आ रहे हैं यूनिट ए के? एक्सपोर्ट प्रॉफिट ऑफ यूनिट ए कितने? यूनिट ए ने 60 लाख कमाया, यूनिट ए की टोटल सेल 180 लाख है, एक्सपोर्ट सेल कितनी है? उसमें से 150 लाख है। तो आप देखोगे 50 लाख रुपए कौन सा प्रॉफिट है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। अब इनको प्रोजेक्ट लगाए हुए कितने साल हो गए? इनको जो एग्जम्पशन मिलेगी, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA 13-14 से लेके 18-19, ये 5 साल। तो अभी तो 19-20 कौन सा साल है? 6ठा साल है, 6th ईयर है। 6th ईयर है तो कितनी मिलेगी? 50 लाख का 50%, 25 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी। तो टोटल 60 लाख कमाया है, 25 लाख माफ हुआ, 35 लाख रुपए पे टैक्स। 25 लाख पता लगा कैसे? क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर जा चुके हैं, 6th ईयर है ये। 13-14 में प्रोजेक्ट लगाया तो 13-14, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 5 साल हो गए। ये 19-20 वाला 6ठा साल है, 6th ईयर। तो इसको 50% मिलेगी, 25 लाख। तूने कमाया टोटल यूनिट ए ने 60 लाख, तो यूनिट ए का टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ गया? टैक्सेबल प्रॉफिट जो PGBP में जुड़ेगा वो 60 लाख माइनस 10AA की एग्जम्पशन मिल गई 25 लाख, तो 35 लाख रुपए PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से यूनिट का? यूनिट ए का। एक्सपोर्ट प्रॉफिट का रेशो बना लिया। समझ आया? ये 5 साल बीत चुके हैं, 50%। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है लोकल अथॉरिटी से डिजास्टर कंपनसेशन आया है तो लीगल एयर को, तो क्या होगा? माफ होगा। बंदा मर गया, उसे खुद आता है या उसके परिवार को आए तो वो पूरी तरह से क्या है? एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट, HUF से शेयर ऑफ इनकम आए, माफ, टैक्स लगा होता है। SEZ की इनकम का रूल बता दो, वो बता दिया। SEZ की इनकम का 10AA है। 1010D का रूल वो पढ़ चुके हैं नोट्स में। 10DD का 80DD का जीवन बीमा है वो टैक्सेबल। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी टैक्सेबल। कोई और जीवन बीमा है तो माफ तो होगा, लेकिन प्रीमियम 1 अप्रैल 12 से पहले बीमा करवाया तो 20% से ज्यादा ना हो पॉलिसी के, 1 अप्रैल 12 के बाद 10% से ज्यादा ना हो। फिर अगर मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है माफ, लेकिन अगर प्रीमियम ज्यादा है 20 और 10% से, तो जब पॉलिसी मैच्योर होगी बंदे को खुद मिलेगा टैक्सेबल। मर गया लीगल एयर को मिला तो एग्जाम। नेक्स्ट, इसमें
फैमिली पेंशन विडो को मिले आर्म फोर्सेस की जो शहीद हो गया है बॉर्डर पे, तो वो पूरी तरह से माफ। आर्म फोर्सेस परमवीर वीर महावीर चक्र वाला है तो माफ 1018, और कोई है तो 1019 में माफ शहीद हुआ है तो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक्स की ओर चल रहे हैं। मिसलेनियस टॉपिक क्या कह रहा है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये तो मैं पढ़ चुका हूं। टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम इनटू 100। आपको याद है ये कहां पढ़ चुके हैं कि इनकम कमा के हस्बैंड अंडरग्राउंड है, पर कुछ इनकम वाइफ के पास पड़ी है, तो वो करते थे ना क्लब, एवरेज रेट निकाला करते थे हम। वही चीज है कि जैसे कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की 725 इनकम है, टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की इनकम 7,25,000 रुपए है, तो आप उसका एवरेज रेट निकालेंगे तो पहले तो टैक्स बनाओ उसका कितना बनता है। 12,500 तो एक हो गया, अगले वाले 225 पे बनाओ 20%, 225 का 20%, 45,000 हो गया, तो 57,500 हो गया। 57,500 पे 4% आप जोड़ दो तो कितना टैक्स हो जाएगा? 12 इसमें 500 जोड़ो 4%, 59,800 रुपये का टैक्स हो गया। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना बन जाएगा यहाँ पे? 59,800 डिवाइडेड बाय 7,25,000 इंटू 100। ये अपन कब करते थे? वो हस्बैंड अंडरग्राउंड हो गया है, वाइफ को इनकम टैक्स कितने पैसे के लिए मजबूर कर सकता है? जितनी क्लब इनकम पे टैक्स है। हस्बैंड की टोटल इनकम क्लब करने के बाद वाइफ वाली इनकम प्लस अपॉन में टोटल इनकम, टोटल टैक्स टोटल इनकम इनटू क्लब्ड इनकम वाइफ वाली उतना, या फिर टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट ऑफ एम्प्लॉई। अंदाजे से वो कार या किसी और परक्विजिट पे एम्प्लॉयर टैक्स पे करता था जो सैलरी में नहीं जुड़ता था, तो वो टैक्स पेड भी एवरेज रेट से करता था। ये मैंने पहले भी आपको करवाया एवरेज रेट का मीनिंग। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है? मैक्सिमम रेट, एक इंडिविजुअल पे मैक्सिमम टैक्स कितना लगता है? एक इंडिविजुअल पे मैक्सिमम टैक्स आपको पता है 30% लगता है। सरचार्ज कितना लगता है? 10%, 15%, 25%, 37%। तो 37% लगा दूं अगर सरचार्ज, 37% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस, हायर एंड एजुकेशन सेस, तो मैक्सिमम टैक्स कितना लग सकता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तो टैक्स एक इंडिविजुअल पे लग सकता है 30 प्लस उसका 37% प्लस 4%, 42.744। सही है। एक इंडिविजुअल पे तो मैक्सिमम टैक्स ये लग सकता है, पता ही आपको, 50 लाख के बाद 10%, 1 करोड़ के बाद 15%, 2 करोड़ के बाद फिर आप जानते हो 25, फिर उसके बाद 37%, तो वो चलता है। एक डोमेस्टिक कंपनी पे कितना लग सकता है? डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स की रेट 30 है, मैक्सिमम सरचार्ज। डोमेस्टिक कंपनी पे 7 और 12% लगता है, तो अब 12% लगा लो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सरचार्ज है मैक्सिमम जो कंपनी पे लग सकता है 10 करोड़ के बाद। 1 करोड़ के बाद तो सरचार्ज लगता है, उसके बाद 10 करोड़ से ऊपर हो तो 7 की जगह 12 हो जाता है। 30 प्लस 12% प्लस 4%, तो कितना हो जाएगा? 43.68%, इस तरह से। तो वो तो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है जो लग सकता है किसी कंपनी पे, उसकी बात कर रहा है। इंडिविजुअल एचयूएफ पे कितना लग सकता है वो डिपेंड करता है, सारी कहानी कितना लग सकता है वो, ठीक है। और फॉरेन की कंपनी पे 40% सरचार्ज 2 या 5, 10 करोड़ के बाद 5, तो वो जो भी है 40 प्लस 5% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन, तो वो मैक्सिमम रेट है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे पे लग सकती है। नेक्स्ट, इंडियन कंपनी, जो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट हो वो इंडियन कंपनी, और डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन की कंपनी भी डोमेस्टिक। ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक ऑलवेज, इनकम टैक्स कहता है ऑल इंडियन कंपनीज आर कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक। फॉरेन कंपनी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक अगर उसका सारा इंडिया में शेयर होल्डर का रिकॉर्ड इंडिया में, मीटिंग सारी इंडिया में, डिविडेंड डिक्लेयर इंडिया में, ऑल ये कंडीशन पूरी कर दे तो फॉरेन कंपनी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक होने पे टैक्स 40 नहीं 30 हो जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स 30 है। ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी, बट फॉरेन कंपनी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक अगर उसका
रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में हो, मेंबर का रिकॉर्ड इंडिया में हो, डिविडेंड डिक्लेरेशन इंडिया में हो, तो देन फॉरेन कंपनी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, दैट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पे टैक्स 40% है, वो नॉन डोमेस्टिक है, 40% है। क्लियर? तो वो सब अपन थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं, यहां है। लास्ट टॉपिक्स के लिए जा रहा हूं, क्या? कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। कंपनी इसका दूसरा नाम है वाइडली हेल्ड कंपनी। वाइडली हेल्ड कंपनी, ये वाइडली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। हमने वो डीम डिविडेंड के कंसेप्ट पढ़े, वो कौन सी कंपनी पे लगते थे? वो क्लोजली हेल्ड पे लगते थे। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? क्लोजली हेल्ड कंपनी इन विच पब्लिक is not substantially interested। जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है वो क्लोजली हेल्ड है। तो पब्लिक सब्सटेंशियली, ये तो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये तो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, इसमें अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है, इसमें छोटी छोटी ये कंपनीज आती हैं। बड़ी कंपनी सारी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। कौन सी कंपनी? जिसमें 40% से ज्यादा शेयर प्रेफरेंस इक्विटी गवर्नमेंट के पास हो, वो 40% और मोर प्रेफरेंस प्लस इक्विटी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, वो कंपनी क्या है? इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सेक्शन 8 के अंदर कह रहा है, सेक्शन 8 की कंपनीज, वो भी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। कंपनी जिसे सीबीडीटी डिक्लेयर अ कंपनी एज वाइडली हेल्ड, बस वो वाइडली हेल्ड है। ठीक, फिर कह रहा है म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। ये म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी बनती है ना, ये निधि कंपनी वगैरह, निधि या चिट फंड कंपनी कहते हैं, ये सब कंपनी भी क्या है? इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। अगर अ कंपनी इन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी होल्ड 50% और मोर इक्विटी शेयर, तो वो कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का 50% से ज़्यादा शेयर हो, तो वो कंपनी भी क्या है? वाइडली हेल्ड कंपनी है। ठीक, और देखो मेन तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, देखो इसने खेल ही खत्म कर दिया। पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि या तो लिस्टेड हो, बस खेल ही खत्म, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में तो वो वाइडली हेल्ड है, यानी कि ये मान के चलो इंडिया की लगभग 90+ कंपनीज जो हैं 95% लिस्टेड हैं, तो हर पब्लिक कंपनी वाइडली हेल्ड होगी। तो बची 5-4% छोटी छोटी कंपनी जो वाइडली हेल्ड नहीं है, क्लोजली हेल्ड है, या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती वो क्लोजली हेल्ड है। कहता है या तो ये कंडीशन पूरी हो जाए, पब्लिक कंपनी क्या हो? लिस्टेड, या फिर क्या कहता है कि इक्विटी शेयर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% से ज़्यादा खरीद ली हो। एक पब्लिक कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होल्ड ओवर 50% इक्विटी, या तो स्टेट सेंट्रल स्टेट किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी प्रेफरेंस दोनों मिला के 40 से ज्यादा खरीद ले, या अकेला इक्विटी देखना है तो 50 से ज्यादा खरीद ले। तो जिस कंपनी के शेयर खरीदे प्रेफरेंस इक्विटी मिला के 40 से ज्यादा या अकेले इक्विटी का 50 से ज्यादा खरीद लिया गवर्नमेंट ने, तो जिस कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं वो कंपनी क्या है? वाइडली हेल्ड। तो मान के चलो हर पब्लिक कंपनी किसी ना किसी क्राइटेरिया में फंस जाएगी, क्योंकि मेन पॉइंट तो ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड होगी तो वाइडली हेल्ड है, जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल सही भी है, इसमें जनता का पैसा काफ़ी लगा होता है, इस पे रूल स्ट्रिक्ट होने भी चाहिए। इनका क्या है? प्राइवेट सेक्टर के घर के लोगों का पैसा है, छोटी छोटी पब्लिक कंपनियां जो लिस्टेड नहीं, घर का पैसा है,
तो ऐसी कंपनी में पैसा डूबे तो आम जनता उतनी सफ़र नहीं करती, बात यह है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि यहाँ पे सेक्शन 8 की कंपनी भी वाइडली हेल्ड है, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस इक्विटी दोनों मिला के 40% से ज़्यादा खरीद लिए किसी कंपनी के, वो कंपनी वाइडली हेल्ड है, या किसी पब्लिक कंपनी के इक्विटी 50 से ज़्यादा खरीद लिए सेंट्रल स्टेट ने, वो कंपनी वाइडली हेल्ड है, या लिस्टेड कंपनी है पब्लिक कंपनी वो वाइडली हेल्ड है, या सोसाइटी ने किसी के 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर खरीद लिए वो कंपनी क्या है, वाइडली हेल्ड है। सीबीडीटी जिसे वाइडली हेल्ड डिक्लेयर कर दे वो वाइडली हेल्ड है। निधि या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, चिट कंपनी भी वाइडली हेल्ड है। सेक्शन 8 की चैरिटेबल कंपनी भी वाइडली हेल्ड है। जो वाइडली हेल्ड नहीं वो क्लोजली हेल्ड है, जिसमें जनता का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल इन कंपनीज के लिए हैं, इन कंपनी पे थोड़े रूल रिलैक्स्ड हैं। वैसे इन कंपनी पे लग रहा था वो सेक्शन 2 क्लोज 222 ABCD था ना, तो वो ई पॉइंट भी था लोन वाला, तो वो इन कंपनी पे लग रहा था क्लोजली हेल्ड पे, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ना हो। और एक पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी कंपनी में कब होता है, किसी बंदे का मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये और चीज है। अ पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी व्हेन यू हैव ओवर 20% इक्विटी ऑफ द कंपनी या वोटिंग राइट शेयर ऑफ कंपनी। मेरा कंपनी में 20% से ज़्यादा शेयर है तो इसका मतलब मेरी कंपनी में अच्छी चलती है, वोटिंग राइट शेयर। ये कंसेप्ट काम आता था 64(1)(2) में कि एक बंदे के पास किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसका लाइफ पार्टनर वहाँ पे क्या करता है, जॉब बिना क्वालिफिकेशन के, तो उस लाइफ पार्टनर की सैलरी उस जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसकी इनकम में ऐड होगी। 64(1)(2) क्लबिंग के चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर? वहाँ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काम आ रहा था। या फिर अपना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काम आ रहा था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सैलरी में कि एक एम्प्लॉई है उसके पास कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो एम्प्लॉई स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी मींस व्हेन यू होल्ड ओवर 20% इक्विटी ऑफ द कंपनी या वोटिंग राइट शेयर ऑफ द कंपनी, इट मींस आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कंपनी में, अच्छी चलती है, तो यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। और जबकि ये कंपनी की बात कर रहा है, कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, पब्लिक का पैसा काफ़ी है, यहाँ फैमिली मेंबर्स का है प्राइवेट कंपनियों में, तो ये वाइडली हेल्ड है, इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, इन कंपनी में पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल इन कंपनीज पे हैं ज़्यादातर। क्लियर? तो बस इस टॉपिक में इतना है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक खास नहीं है। हाँ, वो डिजास्टर वाला है, 1010D है, 10AA है SEZ के यूनिट की, तो ये काम का है, अदरवाइज इररेलेवेंट है टॉपिक, कोई खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आते, आप कर लेंगे। थैंक यू।